हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइन यूपीपीएससी। फ्रेंड्स, आपके पेट के सिलेबस में स्वदेशी आंदोलन मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो आज हम स्वदेशी आंदोलन को डिस्कस करेंगे और इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। आपको यहाँ पे पूरी तरह से कवर कराया जा रहा है स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन आना होगा तो यहीं से आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसकी तो आइए इसकी पृष्ठभूमि देख लेते हैं कि स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई, इसकी नींव कहाँ से पड़ी। तो सबसे पहले 1903 में बंगाल विभाजन प्रस्ताव सार्वजनिक किया गया, यानी कि बंगाल विभाजन होने जा रहा है, इस प्रस्ताव को सार्वजनिक किया गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, 19 जुलाई 1905 को 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी गई। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की जाती है। ठीक है, और इस घोषणा होने के बाद इसका विरोध सर्वप्रथम जो है ये कृष्ण कुमार मित्र की पत्रिका थी संजीवनी, इस पत्रिका में किया गया था। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया है आपकी यूपीएससी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, यानी कि बंगाल विभाजन की जब घोषणा हुई इसके बाद इसका सर्वप्रथम विरोध किसने किया था, तो कृष्ण कुमार मित्र की पत्रिका है क्या, संजीवनी, इनकी पत्रिका के द्वारा जो है बंगाल विभाजन घोषणा की जो है विरोध प्रदर्शित किया गया। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है 7 अगस्त 1905। 7 अगस्त 1905 को क्या हुआ था, अब देखिए 7 अगस्त 1905 को क्या हुआ कि बंगाल विभाजन के विरोध में कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं एक बार कि 1903 में क्या हुआ, बंगाल विभाजन प्रस्ताव सार्वजनिक किया गया। ठीक है, फिर 19 जुलाई 1905 को क्या हुआ, बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी गई। और इस बंगाल विभाजन घोषणा जब करने के बाद जो है कृष्ण कुमार मित्र की पत्रिका है संजीवनी, इस पत्रिका में सर्वप्रथम बंगाल विभाजन का विरोध प्रदर्शित किया गया। ठीक है, उसके बाद 7 अगस्त 1905 को क्या हुआ, बंगाल विभाजन के विरोध में कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हो गया। तो हमारे सिलेबस में क्या है, स्वदेशी आंदोलन। तो आपको पता चला होगा अब कि स्वदेशी आंदोलन की पृष्ठभूमि क्या रही और स्वदेशी आंदोलन कहाँ से स्टार्ट हुआ। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं। अब देखिए 16 अक्टूबर 1905 की तिथि वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, तो 16 अक्टूबर 1905 को क्या हुआ, बंगाल विभाजन लागू कर दिया गया, या आपसे क्वेश्चन में दे दिया प्रभावी कब किया गया, तो या तो लागू किया गया पूछेगा या प्रभावी किया गया कब, तो 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया या लागू हो गया। ओके, तो जब बंगाल विभाजन हुआ उसमें क्या हुआ, जो संयुक्त बंगाल था यानी जिसको हम बंगाल के नाम से जानते थे, वो दो भागों में डिवाइड हो गया। एक तो आपका पश्चिम बंगाल बना और एक पूर्वी बंगाल। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल में ये डिवाइड हो गया था। ठीक है, और इसी के विभाजन के फलस्वरूप क्या हुआ, स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हो गया था। ठीक है, इसके बारे में कुछ पॉइंट्स से डिस्कस कर लेते हैं। इस दिन 16 अक्टूबर 1905 को जब बंगाल विभाजन लागू हो गया या प्रभावी हो गया, तो 16 अक्टूबर की तिथि को जो है बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। इसके अलावा 16 अक्टूबर की तिथि को काला दिवस के रूप में भी मनाया गया। तो याद रखिएगा, 16 अक्टूबर 1905 के दिन जब बंगाल का विभाजन प्रभावी हो गया, लागू हो गया, तो इस तिथि को यानी 16 अक्टूबर की तिथि को बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया और काला दिवस के रूप में मनाया गया। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। फिर क्या हुआ कि रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर लोगों ने एक दूसरे के हाथों में राखियां बांधकर एकता का प्रदर्शन किया। ठीक है, चलिए अब अगला पॉइंट देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं हम। स्वदेशी आंदोलन की उत्पत्ति में योगदान किसका किसका रहा। स्वदेशी आंदोलन की उत्पत्ति में योगदान जो है ये लाल पाल मित्र, ये मैंने एक ट्रिक बना दिया है आपके याद करने के लिए, लाल पाल मित्र यानी कि लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और कृष्ण कुमार मित्र। ठीक है, तो यहाँ से जो है आपका लाला लाजपत राय के नाम से लाल और बिपिन चंद्र पाल के नाम से पाल और कृष्ण कुमार मित्र के नाम से मित्र, इसको लेके शॉर्ट ट्रिक मैंने बना दिया है लाल पाल और मित्र। ठीक है, तो लाल पाल मित्र ऐसे याद कर सकते हैं कि स्वदेशी आंदोलन की उत्पत्ति में योगदान किसका किसका रहा है, तो लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल और कृष्ण कुमार मित्र ने इसमें सर्वाधिक योगदान दिया था। ओके, चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं संयुक्त बंगाल की क्या स्थिति थी पहले। तो संयुक्त बंगाल में जो है क्या क्या कौन कौन सा क्षेत्र आता था, एक तो आपका बिहार आता था, इसके अलावा उड़ीसा आता था और इसके अलावा बांग्लादेश आता था। यानी कि जब संयुक्त बंगाल था तो इसमें 3 क्षेत्र शामिल थे, बिहार, उड़ीसा और बांग्लादेश। ठीक है, और उस समय इसकी जनसंख्या जो है कितनी थी, टोटल जनसंख्या टोटल कितनी थी, ये 7,50,00,000। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, तो संख्या पूछा जा सकता है आपसे जनसंख्या। ठीक है, तो याद रखना है आपको कि संयुक्त बंगाल जो है इसमें क्या क्षेत्र शामिल था, बिहार, ठीक है, उड़ीसा और बांग्लादेश। और उस टाइम इनकी जनसंख्या कितनी थी टोटल, तो 7,50,00,000 इनकी जनसंख्या थी। ओके, और ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक, सर्वाधिक योगदान किसका रहा, चलिए आइए आगे डिस्कस करते हैं। आइए देख लेते हैं विभाजित बंगाल की स्थिति क्या थी जब बंगाल विभाजित हो गया। ठीक है, विभाजित होने के बाद यह 2 क्षेत्रों में डिवाइड हो गया, एक पश्चिम बंगाल और दूसरा
पूर्वी बंगाल। ठीक है, एक पश्चिमी बंगाल कहलाया, एक पूर्वी बंगाल कहलाया। ठीक है, तो पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल में कौन-कौन से क्षेत्र शामिल थे, आइए डिस्कस कर लेते हैं। तो पश्चिम बंगाल में क्या-क्या क्षेत्र शामिल था? बंगाल था, पश्चिम बंगाल था और उड़ीसा था। ठीक है, तो बंगाल, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा ये तीनों क्षेत्र जो है पश्चिम बंगाल में शामिल थे, जिसका हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय कहाँ था? कोलकाता में था। ठीक है, और जनसंख्या यहाँ की कितनी थी? 5 करोड़ 40 लाख। ओके, जो हमारा पश्चिम बंगाल था, पश्चिमी बंगाल की जनसंख्या 5 करोड़ 40 लाख थी और इसके हिंदू बहुल क्षेत्र था, यानी कि हिंदुओं की जनसंख्या इसमें सर्वाधिक थी और मुस्लिमों की कम थी, याद रखना है। और जो पूर्वी बंगाल था, ये इसमें कौन-कौन से क्षेत्र शामिल थे? असम था, ढाका था, चटगाँव था और आपका राजशाही ज़िला था। ठीक है, ये 4 डिस्ट्रिक्ट, ये 4 जगह क्षेत्र जो है असम, ढाका, चटगाँव और राजशाही ज़िला जो था, ये सभी पूर्वी बंगाल के तहत शामिल थे और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे था? ढाका में था और जनसंख्या कितनी थी इनकी? 3 करोड़ 10 लाख। ठीक, तो पूर्वी बंगाल जो है वो मुस्लिम बहुल क्षेत्र था, इसमें मुस्लिमों की संख्या या जनसंख्या ज़्यादा थी हिंदुओं की अपेक्षा। ओके, तो पश्चिमी बंगाल में जो है बंगाल, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा का क्षेत्र शामिल था। इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में था या कलकत्ता उस समय। ठीक है, और 5 करोड़ 40 लाख की जनसंख्या थी और इसमें हिंदुओं की जनसंख्या सर्वाधिक थी। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल में हिंदुओं की सर्वाधिक जनसंख्या थी। पूर्वी बंगाल में असम शामिल है, ढाका शामिल था, चटगांव और राजशाही जिला शामिल था, हेडक्वार्टर ढाका में था। जनसंख्या 3 करोड़ 10 लाख थी और इसमें सर्वाधिक जो है जनसंख्या मुस्लिमों की थी। ठीक है, आगे देखते हैं। आइए देख लेते हैं स्वदेशी आंदोलन का प्रसार कहाँ कहाँ तक हुआ। ठीक है, तो ये प्रारंभ कब हुआ स्वदेशी आंदोलन? 7 अगस्त 1905 को। ठीक है, आपने पढ़ा अभी। और इसका प्रसार जो है लगभग संपूर्ण भारत में हुआ। ठीक है, बंगाल में स्टार्ट हुआ और बंगाल विभाजन की बात थी, तो बंगाल विभाजन का जो मुद्दा था वो सिर्फ बंगाल तक ही सीमित नहीं था, ये लगभग संपूर्ण भारत में फैल गया था। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं कौन कौन से क्षेत्र में किसका नेतृत्व रहा था। तो बम्बई में किसने नेतृत्व किया स्वदेशी आंदोलन का? बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, पंजाब और उत्तर प्रदेश में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व अजीत सिंह और लाला लाजपत राय ने किया था। नेक्स्ट, मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व चिदम्बरम पिल्लई ने किया था। ये वाला ना आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको जरूर याद रख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक ना, मद्रास वाला ये बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दिल्ली में नेतृत्व किसने किया स्वदेशी आंदोलन का? सैयद हैदर रजा ने या हैदर रजा खां ने। ठीक है, और इसके अलावा जो है स्वदेशी आंदोलन कांगड़ा, रावलपिंडी, मुल्तान जो कि पाकिस्तान में पड़ता है वर्तमान, हरिद्वार उत्तराखंड का चित्र। ठीक है, ये सभी भी स्वदेशी आंदोलन के केंद्र रहे थे, याद रखिएगा। ठीक है, रिपीट कर लेते हैं एक बार इसको। तो स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ कब हो गया? 7 अगस्त 1905 को। ठीक, लगभग संपूर्ण भारत में इसका प्रसार रहा। बम्बई में नेतृत्व किसने किया? बाल गंगाधर तिलक ने। पंजाब और उत्तर प्रदेश में अजीत सिंह और लाला लाजपत राय ने। मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई ने। दिल्ली में नेतृत्व किया सैयद हैदर रजा खां ने। और कांगड़ा, रावलपिंडी, मुल्तान, हरिद्वार भी जो है इसके केंद्र रहे थे। आगे देखते हैं स्वदेशी आंदोलन के कार्यक्रम क्या क्या रहे थे। ठीक है, किस तरह से स्वदेशी आंदोलन को जो है क्रियान्वित किया गया। आइए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो स्वदेशी आंदोलन किस तरह से इसका रूप या इसका कार्यक्रम रहा था। तो विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया स्वदेशी आंदोलन में। सरकारी संस्थाओं का बहिष्कार कर दिया गया, जितने भी सरकारी स्कूल, कॉलेजेस, ऑफिस, दफ्तर थे सबका बहिष्कार कर दिया गया। इसके अलावा महिलाओं का विदेशी दुकानों पर धरना प्रदर्शन किया गया। महिलाओं ने पूरी तरह से जो है विदेशी वस्तुओं का त्याग कर दिया। ठीक है, और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको एक पॉइंट याद रखना है इसमें कि स्वदेशी आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था जिसमें सर्वप्रथम महिलाओं ने इस आंदोलन में भाग लेना स्टार्ट किया। ठीक है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछा गया है ऐसा कौन सा आंदोलन था जिसमें सर्वप्रथम महिलाओं ने भाग लिया था, तो वह स्वदेशी आंदोलन था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अगला पॉइंट है आत्मनिर्भरता और स्वदेशी शिक्षा पर बल दिया गया। इसके अलावा हड़ताल किए गए। इसके अलावा बाल विवाह, दहेज प्रथा, शराबखोरी जैसी कुरीतियों के खिलाफ कार्य किए गए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसकी कार्य पद्धति किस तरह से रही, किस तरह से इन लोगों ने कार्य किया स्वदेशी आंदोलन को लेकर। तो सबसे पहले क्या किया गया? समितियों का गठन किया गया। विभिन्न समितियों के गठन के माध्यम से जो है कार्य किया गया। और इसके अलावा हड़ताल द्वारा जनता को उत्साहित किया गया। ठीक है, जागरूकता लाई गई। इसके अलावा रंगमंच के माध्यम से जनता को प्रोत्साहित किया गया। ठीक है, अगला है धार्मिक प्रतीकों का प्रयोग करके जनता को संगठित किया गया। ठीक है, अब धार्मिक प्रतीकों का मतलब क्या हुआ? जैसे कि आपका क्या हो गया? गंगा स्नान किया गया। ठीक है, रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया गया, वंदे मातरम गाया गया और भगवत गीता का भी पाठ किया गया। ठीक है, तो यहाँ से एक जो है ना आपका एक वीक पॉइंट निकल के आता है कि धार्मिक प्रतीकों का यूज जो किया गया, ये देख रहे हैं आप कि गंगा स्नान है, रक्षाबंधन है, वंदे मातरम या भगवत गीता, ये सभी जो है ना हिंदू प्रतीक होने के कारण इसमें सांप्रदायिकता की स्थिति उत्पन्न हो गई। ठीक है,
तो इसमें क्या होता है, इसका परिणाम क्या आता है कि मुस्लिम लीग का गठन हो जाता है और हिंदू और मुस्लिम जो है इनका विभाजन हो जाता है, ठीक है। और अंग्रेज यही चाहते थे कि इनमें फूट पड़ जाए और वही हुआ, ठीक है। तो इसका परिणाम जो है आप याद रख सकते हैं। परिणाम क्या हुआ कि हिंदू प्रतीक होने के कारण सांप्रदायिकता की स्थिति उत्पन्न हुई, ठीक है। आगे विशेषता क्या रही स्वदेशी आंदोलन की, आइए देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में क्या योगदान दिया स्वदेशी आंदोलन ने? तो शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में स्वदेशी आंदोलन ने क्या योगदान दिया? इसमें क्या किया गया, मातृभाषा में शिक्षा को बढ़ावा दिया गया, ठीक है। और क्या हुआ कि 1906 में बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई और ये बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? अरविंद घोष ने, ठीक है। अगला क्या है कि 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन किया गया था, ओके। नेक्स्ट है तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा दिया गया और तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने वाले कौन थे? योगेश चंद्र घोष, ओके। नेक्स्ट है डांस सोसाइटी का गठन किया गया, यह एक छात्र संगठन था, ठीक है। और डांस सोसाइटी का गठन किसने किया? सतीश चंद्र मुखर्जी ने, ओके। आगे देखते हैं। अगला है कि रविंद्रनाथ टैगोर, मुंशी प्रेमचंद्र, सैयद बंधुओं जैसे साहित्यकारों का उद्भव हुआ स्वदेशी आंदोलन के दौरान ही, ओके। नेक्स्ट है टैगोर ने यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर ने गोरा नामक उपन्यास लिखा एवं अमार सोनार बांग्ला गीत लिखा, ठीक है। क्या क्या लिखा टैगोर ने? गोरा नामक उपन्यास एवं अमार सोनार बांग्ला गीत लिखा स्वदेशी आंदोलन के दौरान ही। और यही अमार सोनार बांग्ला जो है आगे चलकर बांग्लादेश का राष्ट्रगान बनता है, ठीक है। वर्तमान में भी अमार सोनार बांग्ला से ही लिया गया है बांग्लादेश का राष्ट्रगान, ये आपके पेट के एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। और नेक्स्ट है बंकिम चंद्र चटर्जी ने क्या लिखा था? वंदे मातरम गीत लिखा था स्वदेशी आंदोलन के दौरान। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। कि एक तो यहाँ से 2 टाइप का क्वेश्चन बनेगा कि वंदे मातरम गीत किसने लिखा? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। और वंदे मातरम गीत कब लिखा गया? तो स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखा गया, ठीक है। अमार सोनार बांग्ला किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। कब लिखा गया? स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखा गया। गोरा नामक उपन्यास किसने लिखा? टैगोर ने लिखा है। कब लिखा गया? स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखा गया, ओके। डांस सोसाइटी का गठन कब किया गया? स्वदेशी आंदोलन के दौरान किया गया और यह एक छात्र संगठन था। गठन किसने किया? सतीश चंद्र मुखर्जी ने किया, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। कला के क्षेत्र में क्या योगदान दिया स्वदेशी आंदोलन ने? चलिए देखते हैं। गुप्त कला, राजपूत कला, अजंता एलोरा और मुगल कला का महिमा मंडन किया गया इस दौरान, ठीक है। यानी कि गुप्त कला, राजपूत कला, अजंता एलोरा और मुगल कला का महिमा मंडन किया गया भारतीय इतिहासकारों द्वारा, ठीक है। और ये इसमें ये दिखाने की कोशिश की गई कि जो भारतीय कला है वो अंग्रेजों से श्रेष्ठ है, ठीक है। अंग्रेजों की जो है कला जो भी है उनसे श्रेष्ठ है, ठीक है, आपकी जो भारतीय कला है, ओके। और क्या किया गया इसमें? तो 1906 में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की गई और इसकी स्थापना किसने की? अवनींद्रनाथ टैगोर ने। अवनींद्रनाथ टैगोर जो थे वो रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई थे, ठीक है। अब ये यूपीएससी में भी आपके क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, कि 1906 में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की थी? अवनींद्रनाथ टैगोर ने। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसकी स्थापना इन्होंने क्यों की थी? कला को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से, ठीक है। और जो कला के क्षेत्र में जो है योगदान किसका किसका रहा? तो नंदलाल घोष का और रविन्द्रनाथ टैगोर का योगदान रहा इसमें, ओके। चलिए आगे देखते हैं। उद्योग के क्षेत्र में क्या योगदान दिया? इसमें क्या किया गया? स्वदेशी और परंपरागत उद्योगों को बढ़ावा दिया गया स्वदेशी आंदोलन के दौरान। उसके बाद बंगाल केमिकल फैक्ट्री की स्थापना की गई। बंगाल केमिकल फैक्ट्री की स्थापना किसने की? प्रफुल्ल चंद्र ने की। इसके अलावा बैंक ऑफ इंडिया का रास्ता खुला, यानी कि सबसे पुराना बैंक आपका क्या है? बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसकी खुलने का जो है मार्ग प्रशस्त हुआ, ओके। आगे देखते हैं। तो राजनीति के क्षेत्र में स्वदेशी आंदोलन का क्या योगदान रहा? तो इसमें क्या किया गया? कचहरी की बजाय पंचायत समितियों का गठन कर कचहरी की बजाय पंचायत समितियों का गठन करके पंचों के माध्यम से मामलों को निपटाया गया, ठीक है। यानी सरकारी जो है दफ्तर का प्रयोग नहीं किया गया, बल्कि इसके बजाय क्या किया गया? पंचायत समितियों का गठन किया गया और पंचों के माध्यम से मामलों को निपटाया गया, ठीक है। इसके अलावा बारिशाल तालुका, ठीक है, बारिशाल तालुका में अवनीश चंद्र ने स्वदेश बांधो समिति का गठन किया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। बारिशाल तालुका में अवनीश चंद्र ने स्वदेश बांधो समिति का गठन किया, ठीक है। आगे देखते हैं, चलिए। स्वदेशी आंदोलन का सामाजिक आधार क्या रहा था? ठीक है, इसमें तो इसमें विद्यार्थी जो है इसके प्रमुख आधार रहे, महिलाएं रहीं इस आंदोलन में, सर्वाधिक भागीदारी महिलाओं की रही और मुस्लिम, ठीक है। तो देख लेते हैं इसमें सर्वाधिक योगदान विद्यार्थियों का रहा। इसमें विद्यार्थियों ने क्या किया? स्कूल कॉलेज छोड़कर आंदोलन में भाग लिया विद्यार्थियों ने।
और महिलाओं ने इसमें बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया, तो पहली बार महिलाओं ने इस स्वदेशी आंदोलन में ही भाग लिया था। इसके अलावा जो मुस्लिम थे, ये राष्ट्रवादी और कट्टर दोनों मुस्लिमों ने भाग लिया, लेकिन जब हिंदू धार्मिक प्रतीकों का यूज़ किया गया, तो क्या हुआ, जो कट्टर मुस्लिम थे, ये क्या हो गए, अलग हो गए, ठीक है? हिंदू प्रतीकों, त्योहारों का प्रयोग करने के कारण जो है आंदोलन से अलग हो गए कट्टर मुस्लिम जो थे, ठीक है? इसके अलावा कृषक, पत्रकार जो थे, ये सीमित रूप से इसमें शामिल हुए। ओके, आगे देखते हैं। कांग्रेस और स्वदेशी आंदोलन का क्या रिलेशन रहा उस टाइम और क्या प्रभाव पड़ा? चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या हुआ कि स्वदेशी आंदोलन के विस्तार के मुद्दे पर वर्ष 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में, जो कि 1907 में हुआ सूरत अधिवेशन, ठीक है, में क्या हुआ, कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी 2 धड़ों में बँट गई थी, ठीक है? इसी स्वदेशी आंदोलन के विस्तार के चलते ही क्या हो गया, कांग्रेस में मतभेद हो गया, ठीक है? और 1907 के कांग्रेस अधिवेशन में जो है सूरत अधिवेशन जो था, इसमें कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी 2 धड़ों में बँट गई और इसकी नींव जो है वो 1905 के बनारस अधिवेशन में ही पड़ गई थी, ठीक है? और 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में यह खुलकर सामने आया और जो है पूरी तरह से 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस जो है 2 धड़ों में बँट गई, उदारवादी और उग्रवादी। ओके, उग्रवादी नेताओं में आप जानते ही हैं कौन-कौन है, लाल बाल पाल और अरविंद घोष। ओके, आगे देखते हैं। अरुणडेल समिति इससे रिलेटेड है, इसको याद रखिएगा, 1906 में गठित की गई थी। इसमें क्या बात की गई है, अरुणडेल समिति ने सिफारिश की थी कि बंगाल विभाजन जो कि 1905 में हुआ था, इसको रद्द करने की सिफारिश की थी, ठीक है? तो क्वेश्चन आपसे ये वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि कौन सी समिति ने बंगाल विभाजन को रद्द करने की सिफारिश की थी? अरुणडेल समिति, जो कि 1906 में गठित की गई थी, ठीक है? तो अरुणडेल समिति ने बंगाल विभाजन को रद्द करने की सिफारिश की थी, ठीक है? और जब 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया, ठीक है? 1911 में जब दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया, तो इसमें जो है घोषणा कर दी गई कि बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाए, ठीक है? तो बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा किसमें की गई? दिल्ली दरबार 1911 में, ठीक है? और सिफारिश किसने की थी? तो अरुणडेल समिति ने की थी, जो कि 1906 में गठित की गई थी। याद रखिएगा कि बंगाल विभाजन के रद्द करने की घोषणा की सिफारिश किसने की? तो अरुणडेल समिति 1906 में, ठीक है? और बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा कब की गई? तो दिल्ली दरबार 1911 में। ओके, राजधानी जो है कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की भी घोषणा की गई थी, ठीक है? घोषणा की गई राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की, दिल्ली दरबार जब आयोजित हुआ 1911 में, लेकिन राजधानी परिवर्तित कब हुआ? कलकत्ता से दिल्ली 1912 में। ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस याद रखिएगा, पूछा जाता है, ठीक है? कि कलकत्ता से दिल्ली राजधानी कब परिवर्तित हुई? 1912 में, लेकिन घोषणा कब हो गई थी? 1911 में। ओके, और बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा कब कर दी गई? 1911 में। और बंगाल विभाजन रद्द करने की सिफारिश किसने की थी? तो अरुणडेल समिति ने 1906 में। तो आई होप फ्रेंड्स स्वदेशी आंदोलन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि आप यहीं से क्वेश्चन बनेगा, इसके बाहर नहीं जाएगा। अगर यहाँ से बनना होगा सिर्फ स्वदेशी आंदोलन के टॉपिक से, ठीक है? आपको पूरी तरह से कवर करा दिया गया है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको क्लास अच्छी लगी होगी और आपके लिए यूज़फुल भी होगी, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।